डाइट बर्ड ग्रुप के द्वारा आयोजित समावेशी शिक्षा के इस वेबिनार में हमारे रिसोर्स पर्सन हमारे साथी डाइट की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर। प्रणाम। नमस्ते, सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। विद्वान साथी जितने भी इस वेबिनार के साथ में हमसे जुड़े हुए हैं, वे कहीं न कहीं पहले भी डाइट के साथ में रचनात्मक कार्यों के लिए हमारा सहयोग बराबर देते रहे हैं। इसके लिए डाइट उनका आभार भी मानता है। वर्तमान कोविड-19 की परिस्थितियों में उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हमारे सभी शिक्षक साथियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान ऑनलाइन शिक्षण में और ऑफलाइन शिक्षण में दिया। ऑनलाइन के साथ साथ दूरस्थ क्षेत्रों में आपने ऑफलाइन पढ़ाई को भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया और अपने आप को सुरक्षित भी रखा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उनमें हम लोगों की जो जिम्मेदारी है और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो स्कूली बच्चे हैं वो आज के दौर में स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनकी दीक्षा इस सत्र में अप्रैल से अभी तक जैसे होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई है। फेस टू फेस अध्यापन करते हैं, सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अच्छे से समझ में आ जाती है। फिर भी आप लोगों के द्वारा सतत प्रयास किया गया और बहुत खराब परिस्थितियों में भी आपने धैर्य बना के बच्चों के सफल भविष्य के लिए प्रयास किया। आज के वेबिनार में डाइट के साथ जुड़े हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध है कि समावेशी शिक्षा को लेकर के आज हम यहाँ पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये एक बहुत गूढ़ विषय है और साथ ही साथ बहुत जटिल परिस्थितियों के साथ में भी जुड़ा हुआ है। हम लोग आमतौर पर सामान्य बच्चे हैं, उनके साथ में शिक्षण काम करते हैं, लेकिन कई बच्चे असामान्य परिस्थितियों में हमारे बीच में पठन पाठन के लिए हमारे साथ में आते हैं। उनके लिए क्या हम विशेष व्यवस्थाएं करेंगे? उनके लिए क्या हम नवाचारी कदम उठा करके उनके शिक्षण को आगे बढ़ाएंगे? ये एक बहुत चुनौती का काम है। मुझे इस बात की खुशी है
कि उत्तरकाशी में हमारे जो नवाचारी शिक्षक हैं, उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में रह करके भी बहुत नवाचार किए। कई शिक्षक साथियों से हमने बातचीत भी की है और कई शिक्षकों के साथ में हम लगातार संपर्क में भी रहते हैं। वो लोग जो भी काम करते हैं उसको हम तक देने का प्रयास करते हैं। हमारा भी प्रयास है कि उन नवाचारी शिक्षकों को हम प्रोत्साहित करें और उनको स्टेट और नेशनल लेवल तक हम पहुंचाएं। एक अच्छी बात इस बीच में ये हुई है कि सारे शिक्षक साथियों के जो डेटा हैं, जो उन्होंने काम किया है, वो खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से डाइट को उपलब्ध हो रहे हैं और डाइट के द्वारा जो एससीईआरटी को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी की लिंक के साथ में भी सीधे जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे टीचर जिन्होंने नवाचारी काम किए हैं, चाहे वो मोरी के हैं, चाहे वो पुरोला के हैं, चाहे वो भटवाड़ी के हैं, चिलियाली के हैं, डुंडा के हैं और नौगांव के हैं, दूर क्षेत्र में रहकर काम करें, उनके काम को हमने यहाँ से आगे बढ़ाया है। और इस बात की खुशी है कि स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी उसको एप्रिसिएशन मिला है। जो लोग अभी हमसे पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई शिक्षक ऐसे हैं जहां पर कि मोबाइल कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम है और वो दूरस्थ क्षेत्रों में काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उनसे हमारा अनुरोध है कि वे अपने काम को अपने खंडों तक जरूर पहुंचाएं और खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से हम उनके काम को डाइट पर कलेक्ट करने के बाद उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के इस विषय में अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और डाइट की तरफ से भी आपके साथ में चर्चा की जाएगी। जितने भी लोग चाहे वो डुंडा से, चाहे भटवाड़ी से, चाहे मोरी से, उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि विषय जो हमारा कंटेंट है, इस कंटेंट की अवधारणा को ठीक से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और इसको ग्रास रूट तक लाने के लिए आप अपनी ओर से सतत प्रयास करेंगे। अगर हम इन कठिन परिस्थितियों में, जबकि स्कूल अभी आपके नवंबर से जो प्रस्तावित है खुलने के लिए का बोला गया है 10वीं और 12वीं के लिए, इस बीच में जो पहला फेज स्कूल का होगा उसमें स्कूल के वातावरण को, उसके परिसर को हमको पहले थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। इसमें आप एसएमसी की मदद ले सकते हैं, आप पेरेंट्स का मदद ले सकते हैं, आप जो ग्राम सभा के आपके लोग हैं उनकी मदद ले सकते हैं, आंगनबाड़ी मदद ले सकते हैं। बहुत सारी झाड़ झंकार, घास सफाई को व्यवस्थित हमको करना पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे ज्यादा इस तरह से केयर नहीं करता। अभी पिछले दिनों हमने कुछ क्षेत्रों का दौरा किया तो हमने महसूस किया कि स्कूलों में बहुत बिच्छू घास उगी हुई है, बहुत झाड़ झंकार हो गया है और स्कूलों के प्रवेश जो द्वार हैं वो झाड़ियों से भरे पड़े हैं। तो पहला और क्लासरूमों की भी स्थिति है। अभी एक एमडीएम की जो हमारी भोजन माताएं हैं उनको हमने निर्देश दिया था कि पहले वे एमडीएम की जो हैं उनको भी हमको प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी। आपके पास चतुर्श्रेणी कर्मचारी नहीं है, आपके पास परिचारक नहीं है, आपको सपोर्ट करने में थोड़ा जन समुदाय का मदद लेना पड़ेगा। और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये बड़ी चुनौती है कि स्कूलों, अधिकांश स्कूलों में रैंप नहीं है और उनकी जो
कठिनाई है वो दूसरे किस्म की है। तो इन पर भी हम लोगों को थोड़ा स्कूल खुलने से पहले अपने लेना पड़ेगा और गंभीरतापूर्वक इसको लेना पड़ेगा। थोड़ा इस ओर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी चर्चा यहाँ पर होगी उस चर्चा के द्वारा कुछ अच्छी जो सुझाव आएंगे उनको कलेक्ट करके स्टेट के लिए देंगे, उनसे साथ में बातचीत करेंगे। आप सबका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निगम साहब से अनुरोध करूंगा को आगे बढ़ाएं। वो अपना माइक अभी तो पूरा है, वो अपना माइक एक बार फिर एक वीडियो काम में आती है उसको ले करके वो तो एक वीडियो के पहले क्या देखते हो, हाथों की लकीर में अभी क्या देखते हो, तकदीर होती है उनके हाथ नहीं होते। एक वीडियो देखते वो आ रही है आपको वीडियो खुला है। आगे आगे आवाज नहीं है। सब पहले इनको बोल रहे हैं धन्यवाद। उनके हाथ नहीं होते। इतिहास में बहुत जो लोग पैदा हुए
कुछ ना कुछ समस्याएं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे काम किया है जिससे लेकिन उन्होंने तो सारे की रचना करी है। वैज्ञानिक आवाज डबल हो रही सर। तो विज्ञान से व्हीलचेयर के हमेशा रहते थे। जो आज मुख्यालय के वो श्री सच्चिदानंद दोनों से ही अंधे थे, उन्होंने बताया था उन्होंने बहुत वहां से केंद्रित हुआ। इसके अलावा संगीत का और सारे जो देख रहे हो इसके बारे में ज्यादा ये नाम सुना होगा 4 दिसंबर 1982 को ये पैदा हुए थे। बताया है 4 महीने तक 2 दिन नहीं गए, 4 साल के जब हुए स्कूल में एडमिशन किए गए तो वहां पर उसके बाद जब ये 8 साल के हुए तब ये अपने पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इनको प्रेरणा मिली तो इन्होंने अभी आपने ये में भी इसके अलावा तो गोल ये सब इसीलिए बहुत सारे हमारे विद्यालय में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे वो सामान्य बीएड किए हुए और चले जाओ विद्यालय में वो विशेष आवश्यकता वहाँ पर है। समस्या के साथ इसी तरह से हमारे प्रमिला आप कोऑर्डिनेटर हैं का प्रसाद की वो बताएं और हेलो, नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। मैं रफेल सेंटर देहरादून से प्रमिला प्रसाद। आज मैं आप मेरे साथ हैं विशेष अध्यापक प्रशांत शर्मा। आज मैं आपको जो है विशेष बच्चों की जो है वो किस प्रकार से आप उन्हें पहचानेंगे उसके बारे में आपको डिटेल दूंगी। हम रफेल संस्था के द्वारा रफेल संस्था जो है पिछले 60 वर्षों से जो है वो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रही है, जिसमें दिव्यांगता में हमारे पास जो है वो बहुविकलांग बच्चे हैं, ऑटिज्म बच्चे हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिसमें हम जो है मुख्य रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ जो है वो काम करते हैं। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है उनके साथ हम काम कर सकते हैं और कैसे हमें उनके साथ काम करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि रफेल संस्था जो है वो पिछले 60 वर्षों से काम कर रही है दिव्यांगता के क्षेत्र में। जब हम कहेंगे कि विकलांगता होती है या दिव्यांग बच्चे होते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो क्षति होती है, फिर अक्षमता होती है और फिर विकलांगता होती है। ये एक लाइनर मॉडल जो है वो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है, जिसमें ये कहते हैं कि सबसे पहले क्षति होती है और उस क्षति से अक्षमता बन जाती है और उस अक्षमता से विकलांगता बन जाती है। वो कैसे? जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर विकलांगता
दे रखा है। प्रकार में है कि कोई व्यक्ति ठीक प्रकार से सुन नहीं पाता, और एक प्रकार है विकलांगता का, और उसमें जो व्यक्ति है उसमें दिखाया जाता है कि उसके कान के पर्दे में छेद है, जिसके कारण से वो क्षति हो गई है। और जैसे सभी लोग जो है सुन पाते हैं, तो उस व्यक्ति को सुनने में परेशानी होती है, वो उसकी निशक्तता है, और विकलांगता है कि वो हम जैसे सुनते हैं उस प्रकार नहीं सुन पाता। तो एक तरफ हमने जो है वो प्रकार दिए हैं, दूसरी तरफ क्षति है, और फिर निशक्तता है और विकलांगता है। तो सभी एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं कि अगर किसी को अस्थि में समस्या है तो हम कहेंगे कि उसके जो क्षति हो गई वो बाजू में लकवा हो गई है, और उस हाथ से जो है व्यक्ति ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा है, उस बाजू का जो प्रयोग है वो नहीं कर पाता, वो विकलांगता हो जाती है। मानसिक मंद बच्चे होते हैं, आप देखेंगे कि उनके जो मस्तिष्क है उसमें कमजोरी है, जो क्षति है, और निशक्तता है कि जैसे सभी लोग काम करते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, और उन्हें जो है व्यवहार समस्या आती है, और उनको जो है वो अक्षम होते हैं दूसरों के समान व्यवहार करने में। अक्षमता, अधिगम अक्षमता में क्या होता है, क्षति हो जाती है मस्तिष्क के किसी भाग में, जिसके कारण से निशक्तता होती है, लिखने में बच्चे को समस्या होती है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक में दिक्कत होती है। और विकलांगता क्या है कि वो बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है वो काम नहीं कर पाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हम विकलांगता को, अगर हम बच्चे को कोई एड और अप्लायंसेस देते हैं, कोई फैसिलिटीज देते हैं, कोई अडेप्टेशन देते हैं, तो हम, जैसे मैं कहूंगी कि वो चल नहीं सकता पर हमने उसे नीचे के जो है वो कैलिपर्स वगैरह दे दिए हैं तो वो चल पाता है, तो वहां पर वो जो है अपनी डिसेबिलिटी को कम करेगा। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1996 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट में जो है 4 डिसेबिलिटी थी, दिव्यांगजन अधिनियम में 7 डिसेबिलिटी थी, पर हाल ही में जो है अधिनियम आया है 2016, इसके अंतर्गत जो है वो 21 विकलांगताओं को शामिल किया गया है। ये विकलांगताएं इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं, आपको आगे बताती जाऊंगी। अब आप देखेंगे कि ये जो है डिसेबिलिटी में कि ब्लाइंडनेस है, जिस व्यक्ति को बिल्कुल दिखाई नहीं देता और जिस व्यक्ति को कम दिखाई देता है तो उसे हम कहेंगे लो विजन, जिसको कम दिखाई देता है। लेप्रेसी क्योर, जिसमें हम कहेंगे कि मांसपेशीय क्षरण होता है, संवेदनाओं का ह्रास हो जाता है, जो शोर होते हैं जैसे हम कहेंगे हथेलियों के शोर हैं, और नाक जैसे हमारी, और जो मेन अंग होते हैं उनके जो ऊपरी हिस्से में जो संवेदनाएं होती हैं उनका ह्रास हो जाता है, जिसके कारण से जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है वो अंग। तो वो लेप्रेसी क्योर, अब पूरी तरीके से जो है कुष्ठ रोग से जो है मुक्त हम कहेंगे वो पर्सन होते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिन व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं सुनाई देता या कम सुनाई देता है, जिन व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या होती है उन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है। ड्रॉफिज्म यानी कि बौनापन, जिन व्यक्तियों की जो हाइट है वो सामान्य ऊंचाई से जो होती है वो कम होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहां पर हम कहेंगे कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चे जो हमारे इसमें आते हैं, जिनका बुद्धि लब्धि जो है वो 70 से कम होता है। मानसिक मंदता के अलावा, बौद्धिक दिव्यांगता के अलावा कोई भी रोग जो है किसी भी व्यक्ति को जो है वो आफ्टर 35 हो सकता है, जो एक बीमारी है जो दवाइयों के द्वारा ठीक हो सकती है। मानसिक विकलांगता जो है वो कभी ठीक नहीं होती है। हीमोफीलिया, ये आप देखेंगे एक रक्त विकार है। सिकल सेल डिजीज, ये भी एक रक्त विकार है। मल्टीपल डिसेबिलिटी में 2 या 2 से अधिक विकलांगता, जिसमें हम कहेंगे कि व्यक्ति को दिखाई भी नहीं देता और व्यक्ति को जो है वो बौद्धिक दिव्यांगता भी है, या व्यक्ति को सुनाई नहीं देता और व्यक्ति चल नहीं पाता है। एसिड अटैक आपने देखा, आजकल सुना होगा, पहले ये नहीं था पर अब हम देख रहे हैं कि इसको भी विकलांगताओं में शामिल किया गया है। किसी व्यक्ति पे तेजाब हमला हो जाता है जिसके कारण से जो है उसकी मांसपेशियां जो है वो नष्ट हो जाती हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता, जिसमें हम कहेंगे कि बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक में मुख्य रूप से जो है वो दिक्कत आती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक जो है मांसपेशिया संबंधी विकार है। स्पीच एंड लैंग्वेज जो है, जिसमें बच्चों को भाषा और वाक संबंधी समस्या होती है। थैलेसीमिया, जो एक प्रकार का जो है वो रक्त विकार है।
स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें हम बात करेंगे जिन बच्चों में जो है अति चंचलता होती है। इसके लक्षण जो है मुख्य रूप से 3 वर्ष की आयु तक पहचाने जा सकते हैं। सेरेब्रल पॉलिसी, ब्रेन, और पैलिसी मींस लकवा, जिसमें क्या होता है शरीर स्थिति नियंत्रण जो है अनियंत्रित हो जाती है, और बच्चे की जो मांसपेशियां आती हैं वो सिकुड़ लगते हैं। क्रॉनिक कंडीशन, ये भी एक तरीके की तंतु वो रोग है। पार्किंसन डिजीज, ये देखा होगा आपने कि बहुत ही बुजुर्ग व्यक्तियों को जो है इस तरीके का होता है, जिसमें शरीर में कंपन जो होती है, शरीर गर्दन मुख्य रूप से जो है आप देखेंगे हिलती रहती है, और हाथ पैर जो होते हैं, हाथ में जो है वो अक्सर कंपन रहती है, किसी भी चीज को पकड़ने में जो होती है व्यक्ति को दिक्कत होती है। इसमें से जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेडिकल है, जिसको डॉक्टरों द्वारा ही जो है वो बताया जाता है कि ये जो है वो चिकित्सा संबंधी परेशानी है, इसमें सिकल कोशिका रोग है, हेमीफीलिया, थैलेसीमिया व तेजाब हमला इसमें शामिल है। जैसे मैंने बताया, सिकल सेल रोग विकारों का समूह होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं विकृत हो जाती हैं और विकृत होकर टूटने लगती हैं, जिसके कारण से जो होता है वो ब्लड की जो होती है वो कमी होने लग जाती है। क्या होता है, इसमें जो रक्त का थक्का है वो सामान्य रूप से जो है, जैसे हमारा हाथ कट जाता है तो थक्का जमने लग जाता है, इसमें रक्त जो होता है वो बहता रहता है। थैलेसीमिया, ये शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण से जो होता है ब्लड जो है उसमें कमी आने लग जाती है, जिसके कारण से ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है वो डॉक्टरों के द्वारा ही जो है वो सर्टिफाइड किया जाता है कि इस व्यक्ति को जो है चिकित्सीय समस्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अदर डिसेबिलिटीज है, जिसमें मैं कहूंगी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, सीपी है, इन डिसेबिलिटीज में हम ट्रेनिंग देते हैं, अडेप्टेशंस देते हैं, अनुकूलन करते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है, जिससे इनकी प्रभाविकता को कम किया जाता है। अब इन बच्चों की आवश्यकताएं क्या है? इन बच्चों की आवश्यकताएं हैं कि हम इन्हें फिजियोथेरेपी दें, इन्हें भौतिक चिकित्सा दी जाती है, इन्हें दवाइयां दी जाती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, जिससे जो है बच्चों के, जैसे हम कहेंगे कि किसी के आंख में दर्द है या उनके जो है दांतों में तकलीफ है, तो हम उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज, दवाइयां वगैरह देते हैं। शैक्षणिक, सभी बच्चों का अधिकार है कि वो सामान्य विद्यालय जाएं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे सभी दिव्यांग बच्चे जो हैं वो आपके समेकित शिक्षा में उनका नामांकन हो। इनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर शैक्षणिक कार्यक्रम का विकास करते हैं। हम चाहते हैं कि इनका सामाजिक जो है पुनर्वास हो, वो तभी हो पाएगा जब हम इन्हें अपनाएंगे, हम ये समझेंगे कि ये हम बच्चे जो हैं हमारे समाज का हिस्सा हैं। हम यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो 13-14 साल की उम्र से ही वहाँ पर इनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करते हैं, जिसके कारण से बच्चे अपने के लिए जॉब लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों का, हमारा मेन मकसद है कि वो सोसाइटी में जो है वो जुड़े, सोसाइटी से जुड़े, सोसाइटी उनके बारे में जाने, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो बच्चे जो हैं हमारे एम्पावर होंगे, हमारे बच्चे जानेंगे कि हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में वो कहाँ से अपना जो है वो सोर्सेज लें, तो वो एम्पावर होंगे। मेन इनका जो है इस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। जो मेडिकल मैंने अभी आपको बताया, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, तो आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है जब चिकित्सा संबंधी संकेतों को बताएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे का वजन, आपके स्कूल में जो बच्चे जिनका नामांकन है उनका वजन जो है वो तेजी से कम हो रहा है। वैसे बच्चे कभी वजन ज्यादा कभी कम होता रहता है, पर किसी बच्चे का वजन जो है वो लगातार तेजी से कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है ये संकेत है कि क्यों कम हो रहा है, हम इसे दिखाएं, इसकी जांच कराएं, पेरेंट्स को भी बताएं कि इसकी जांच कराएं, इसको दिखाएं। खून की कमी, जैसे मैंने बताया कि एनीमिक जब बच्चे होते हैं तो उसका भी हमें जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। वैसे आपके पास जो है हेल्थ कैंप्स लगते रहते हैं आपके स्कूलों में, और कई बच्चे जो है स्कूल आने के बाद थोड़ी देर रोते हैं, पर कई बच्चे जो है वो सारा दिन रोते रहते हैं, रोज रोते रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें समझ जाना चाहिए कि बच्चे में कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। सुस्त रहना, बच्चे बहुत ज्यादा लेथार्जिक रहते हैं, किसी भी एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरीके के बच्चे भी जो है ये संकेत हमें समझना चाहिए कि कोई लक्षण हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं कह रही हूं तो ऐसा होगा, ऐसे संकेत हो सकते हैं। बार बार संक्रमण होना, बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होना,
भूख कम लगना, बच्चे कभी कभी कम ज्यादा खाते हैं, पर अक्सर बच्चे को भूख नहीं लगती, जिसके कारण से जो है उसका वजन जो है वो गिर रहा हो, और इसके कारण हमें जो है वो पता लगाने होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टरी जांच के लिए उनको भेज सकते हैं। तो थे कि संकेत किस तरीके के हो सकते हैं। बच्चे की जो सीखने की लर्निंग को जो इफेक्ट करती है वो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है बौद्धिक क्षमता। हम सभी जो यहाँ पर बैठे हैं इस वेबिनार में शामिल हैं, आप देखेंगे कि सभी के पास जो है वो बौद्धिक क्षमता है। हम अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल फोन ऑपरेट कर रहे हैं। हम सभी का आईक्यू जो है वो जो नॉर्मल आईक्यू है 90 से 110 के बीच में फॉल करता है। पर जहां दिव्यांग बच्चों की बात करेंगे, इनका जो बुद्धि है वो 70 से कम होता है, तो हम उसी अकॉर्डिंग जो है उनको देखें। हम चाहते हैं कि इनको जो है वो हम इनकी क्षमता को बढ़ाएं, इनको हम जो है इनका लाइफ को हम बढ़ाएं। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा जो टीचर है उनका जो रवैया है वो पॉजिटिव रहता है, कभी कभी नेगेटिव रहता है, क्योंकि उनके पास भी आपके पास भी काफी वर्कलोड है, बच्चों को पढ़ाने का है, आपकी क्लास में काफी बच्चे हैं, टीचर्स कम है, सभी कुछ है। पर अगर हम सिर्फ ये कहें कि बच्चों को अपनाएं कि ये हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ेंगे या सिर्फ बैठेंगे, तो वही आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो हमारे लिए जो है, हमारे बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए जो है वो सीखने के लिए मेन पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। आप उनके कोवर्कर को, जो उनके क्लासमेट्स हैं, जो उनके आसपास के जो लोग हैं, उनको बताएं कि नहीं, आप हम इन बच्चों के साथ जो हैं वो बैठें, इनका साथ दें। जैसे भोजन के समय जो है उनकी हेल्प करें, कक्षा में उनकी हेल्प करें, जिससे जो हमारे बच्चे हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे, पर आप देखेंगे जब आप इनके साथ काम कर रहे हैं तो बच्चे बहुत कुछ जो है सीखते हैं। हम चाहे ये हमारे इन्वायरमेंट में रहे, सोशल इन्वायरमेंट है, जिससे वो अपना जो है, जब ये वहां सीखेंगे, लर्निंग होएगी, तब ये क्या कर पाएंगे, अपने के लिए कुछ ना कुछ धन ले पाएंगे। मतलब हम इन्हें बेसिक जो है वो स्किल्स सिखाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये प्लेस होते हैं। अब यहाँ पर जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 में जो आया है, उसमें कहा गया है कि सभी बच्चों को अधिकार है स्कूल जाने का। तो हम किसी भी बच्चे को, जब हमारे पास नामांकन के लिए आता है बच्चा, तो हम उसे मना नहीं करेंगे। हम सभी बच्चों को जो है वो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो नामांकन देंगे। मुश्किलें बहुत हैं, हम देख रहे हैं कि आपके पास भी मुश्किलें होती हैं, विशेष शिक्षा की जो आवश्यकता है, जो जानकारी है वो कम है, पर हम आज आपसे जुड़े हैं। आगे आने वाले समय में आपको जिस भी प्रकार की जानकारी चाहिए हम उपलब्ध कराते रहेंगे। अब हमारा मुख्य क्षेत्र जो है वो बौद्धिक दिव्यांगता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। मुख्य रूप से डिसेबिलिटी में काम करते हैं, तो इसी का ब्यौरा कि जो बौद्धिक दिव्यांगता है, आप देखेंगे कि जो मैंने जैसे अभी कहा कि जो बौद्धिक दिव्यांग वाले बच्चे होते हैं, ये एक स्थिति है, ऐसा नहीं है कि किसी को हुआ तो दूसरे को भी हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें क्या होता है, ब्रेन में जो होता है, जो हमारा डेवलपमेंट पीरियड है, जो विकासात्मक हमारा आयु है, इसमें जो होता है नई समस्या आ जाती है, जिसके कारण से जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो करता है, उसका संज्ञानात्मक प्रभावित होता है, से वो सही रूप से व्यवहार नहीं करता। बच्चे का जो विकासात्मक साल तक है, इसके बाद इन बिटवीन 18 ईयर्स तक समस्या रहती है। उसके बाद मानसिक मंदता नहीं होती है 18 साल के बाद। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि शारीरिक और मानसिक पूरी तरह से। अब यहाँ पर अनिवार्य है, हम सब अपनी सोसाइटी में करते हैं, पर यहाँ पर हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो जब नया एनवायरनमेंट मिलता है, उनको कोई हम नई जगह ले जाते हैं तो अपने आप को अडैप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन है, हमारे बच्चों का कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जैसे अभी मैं ही बोल रही हूँ, पर अगर मैं आपको बोलने का मौका दूं, मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोलें, तो ये 2 वे प्रोसेस होता है, जिसमें एक व्यक्ति इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, सुनने वाला व्यक्ति फिर वापस इंफॉर्मेशन देता है। एडीएल एक्टिविटीज होती है, दैनिक जीवन के कौशल होते हैं, जिसमें बेदिंग, ब्रशिंग, टॉयलेटिंग, ये सब होता है। इन बच्चों को इस तरीके की हम ट्रेनिंग देते हैं। अपने घर में कैसे रहना है, अपना कैसे अपने जो है होम टास्क करना है, खाना बनाना है, ड्रेसिंग है, ये सब बच्चों को जानकारी दी जाती है। पर आप देखेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं इन एरियाज में, जो ये मेन एरियाज मैंने आपको दिए हैं, ये इनमें पुअर परफॉर्मेंस होती है।
सोशल इंटरेक्शन कम होता है, उनका इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी कम होती है। वो इसलिए कम होती है कि उनका जो व्यवहार होता है या भाषा उनके पास कम होती है, जिसके कारण से वो नहीं कर पाते हैं। जब हम बच्चों को कभी सोसाइटी में ले ही नहीं जाते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारी सोसाइटी में मंदिर है, मस्जिद है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से हम क्या फैसिलिटीज लें, कौन जो है अनजान व्यक्ति है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो अपना काम जो है, जैसे हम कहेंगे टाइम क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, मनी हो गया, अपने के लिए शॉपिंग करना है, कोई भी चीज इस तरीके का कार्यात्मक शिक्षण जो है वो नहीं कर पाते हैं या कुछ हद तक कर पाते हैं। कार्य हम सभी अपना जॉब करते हैं, जॉब में हम कई तरीके की सोशल स्किल को यूज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को यूज करते हैं। हमारे बच्चे, अभी आप देखेंगे कि हमारे 3 से 4 बच्चे जो हैं वो स्कूलों में प्लेस्ड हैं, जो 7 से 8,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं अंडर सुपरविजन, और वो माइल्ड कैटेगरी के हैं। मनोरंजन, हम अपने के लिए अपने फोन पे गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कई चीजें हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि बच्चों को भी मनोरंजन का नीड है, और यहाँ पर हेल्थ है, सुरक्षा है, उन्हें सिक्योरिटी, जैसे हम कहेंगे कि शार्प ऑब्जेक्ट है ना, बच्चे के पेट में दर्द है, बच्चे के सर में दर्द है, पर कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चा हमें बता नहीं सकता। तो ये सब फैसिलिटीज जो है, ये अडैप्टेड बिहेवियर है, इन सब के बारे में जो है हमें बच्चों को जानकारी देते हैं। पर हमारे बच्चों का जो होता है परफॉर्मेंस इसमें कम देखा जाता है, जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होते हैं। आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं कि इनका विकास जो होता है बहुत धीमी गति से होता है, अपनी अभिव्यक्ति ये नहीं कर पाते हैं या कम कर पाते हैं। आप इन्हें कक्षा में कुछ बता रहे हैं पर ये क्या करते हैं, कक्षा छोड़कर दूसरी जगह जो है वो बैठ जाते हैं या कक्षा से बाहर चले जाते हैं। आप अगर फर्स्ट लाइन उन्हें पढ़ा रहे हैं तो वो लास्ट लाइन पे चले जाएंगे या किताब अपनी फाड़ देते हैं। इस तरीके की इनको हो सकती है। चलिए, इनको जो है अपने के लिए, जैसे मैंने बताया कि ध्यान में इन्हें कमी होती है, बहुत देर तक किसी एक्टिविटीज को जो है वो ध्यान में नहीं रखते हैं। अपने के लिए कोई निर्णय, अपने के लिए कोई जजमेंट, क्या पहनना है, आज उनके पेट में दर्द है, आज स्कूल नहीं जाना है, जैसे बहुत दिनों से स्कूल जो है वो बंद है, क्यों बंद है, इस तरीके का जो है वो जजमेंट अपने आप में वो नहीं ले सकते हैं। हम बहुत सारा इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ तो हो सकता है इसमें से कुछ बात समझ आ रही हो, कुछ नहीं समझ आ रही हो, तो हम अपनी क्लास में जो क्या करते हैं, बच्चों को बिठाते हैं और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन उनको देते हैं। तो बच्चों को जो है वो इंस्ट्रक्शन समझने में जो होती है दिक्कत आती है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, कक्षा 5 या 8 तक अंडर सुपरविजन पढ़ पाते हैं और बहुत रिपीटेशन चाहिए होता है जिससे ये चीजों को याद रख पाते हैं। जैसे मैंने कहा, याद रखने में समस्या है, तो कुछ बच्चे जो है वो काफी लंबे समझते हैं, कई चीजों को याद रखते हैं, जो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पर कई बच्चे जो होता है उन्हें बार बार जो है रिपीट करने की नीड होती है। जब आपकी कक्षा में इस प्रकार के बच्चे हों तो आप देखें कि कुछ आपको जो है वो सामान्य इंस्ट्रक्शन, जो जनरल निर्देश है, दिशा निर्देश को ध्यान में रखने चाहिए। जैसे आपको बहुत वैसे तो आप लोगों के पास बहुत पेशेंस होते ही हैं, एक टीचर के पास बहुत पेशेंस होते हैं, पर फिर भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी के साथ काम करते हुए, दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हुए हमें बहुत धैर्य बनाए रखना है। हमें रिजल्ट बहुत देरी से मिलते हैं, उसके लिए हमें धैर्य बनाए रखना होगा। जो हमारे निर्देश होंगे वो सरल होंगे, छोटे होंगे और स्पष्ट होंगे कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। हम इन्हें मौका देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, तब हम ये बच्चे काम करते हैं, सीखते हैं। और अगर हम बार बार इन्हें चुप करा देंगे क्लास में कि नहीं आप तो नहीं बोल पाते हो साफ, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी भी वो अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी नहीं होंगे। प्रोत्साहन, आप इन्हें गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएट करें क्लास